हेलो गाइस, हम लोग आज आ चुके हैं एक नया चैप्टर, ठीक है, और एक नई क्लास, ठीक है। अभी तक क्लास 10 के लेक्चर्स हमारे हो रहे थे अपलोड, बीच में थोड़ा सा एक हल्का सा गैप हुआ था क्योंकि कुछ काम आया था, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वहाँ पे गैप हुआ था। अब हम स्टार्ट करने वाले हमारा क्लास 12 आज से। क्लास 12 की हमारी क्लासेज स्कूल्स में, कोचिंग्स में स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अब अपना ऑनलाइन का भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे और बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे आराम से पोर्शन हम अपना पूरा करेंगे। और अगर मैं बात करूँ टारगेट की, यहाँ पे अगर कुछ बातें आपसे, अगर एज अ इंट्रो अगर हम लोग कुछ बातें करें, ठीक है, इंट्रोडक्शन के रूप में, थोड़ा सा ये अपना ये वाला पेन मुझे पसंद नहीं आता है ये, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा, अगर मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ इसमें, ठीक है, अब आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे टीचर का इंट्रोडक्शन दूँ, ठीक है, टीचर्स इंट्रो, जो आपको पढ़ाने वाला है उसके बारे में भी आपको कुछ चीज़ें जाननी चाहिए, ठीक है। तो क्या है, मैं पिछले 2 साल से बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 तक के बच्चों को। 9, 10th, 11, 12 को मेनली मैं पढ़ाता हूँ, मेरा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, मैं ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन टीचर के रूप में हम पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या है, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने मेंटोर किया है, आई हैव मेंटोर्ड 90% प्लस लाने वाले स्टूडेंट्स को मैंने मेंटोर किया अपनी लाइफ में 10th और 12th बोर्ड्स में, ठीक है। तो पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मुझे पता है क्या पढ़ाना है। एनसीईआरटी पे ही हम लोग को रहना है, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के बाहर जाएंगे क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अगर एनसीईआरटी में बिल्कुल स्टिक रहोगे, तो अगर तुम पिछले 4-5 साल का, मेरी बात बिल्कुल मत मानो, पिछले 4-5 साल का पेपर उठा के देख लो, एनसीईआरटी के तो सवाल आते ही आते हैं, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से यहाँ वहाँ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको रट्टू तोता बनाने का प्लान उसका नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत वो एनसीईआरटी से बाहर जाएगा और उतना ही बाहर हम लोग यहाँ पर भी जा रहे होंगे। और बिल्कुल हर एक चीज देखो, कोई भी चीज मैं यहाँ पर लिख करके तुम्हारे लिए नहीं लाया हूँ, हर एक चीज हम यहाँ पर लिखेंगे, एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को यहाँ उठाएंगे और हर एक चीज अपने हाथों से लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी तुम इस क्लास में बैठो, एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, एक नोट्स होना चाहिए, नया नोट्स, बिल्कुल एक कॉपी खरीद लो बायोलॉजी की, स्कूल में जो चल रहा है वो चल रहा है। अगर तुम इसको भी फॉलो करोगे तो उसके लिए तुम्हारे पास एक कॉपी होनी चाहिए, अलग से कॉपी, बायो की एक नई कॉपी जाके घर पे खरीद लो और पेन ले लो भाई, और आराम से। और एनसीईआरटी की बुक बहुत ज्यादा मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर खुद से भी लिखेंगे, उतना एनसीईआरटी भाई मैंने पढ़ लिया कि मुझे पता है कि एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ पे लाइन है और कौन कौन सी लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी की हर एक लाइन हम लोग लिख रहे होंगे, कुछ छूट जाएगा तो उसको यहाँ पे हम लोग मैनेज कर देंगे, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, एक्सपीरियंस मेरे पास उतना है कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन यहाँ पे उतार करके तुम्हारे सामने लिख दूंगा, कुछ छूटेगा हो जाएगा मैनेज, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल मत हो, एक कॉपी, एक पेन, एनसीईआरटी की बुक, ये 3 चीज, और एक वाटर की बोतल, ये 3 चीज आपके पास होनी चाहिए। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहेगा, लेकिन फिर भी इन 3 चीजों को अपने पास लाके रखो और आराम से बैठो अगले अक्टूबर तक, ठीक है। अगर यहाँ इंट्रोडक्शन में लिखूं तो अक्टूबर तक तुम्हारा भाई ये सिलेबस पूरा कर देगा, ठीक है। अक्टूबर एंडिंग तक ये सिलेबस तुम्हारा पूरा हो रहा होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं भाई। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 से 4 महीना, 3 से 3.5 महीना आपको मिलेगा रिवीजन के लिए, बहुत तगड़ा वाला, ठीक है। तो आपका ये पोर्शन अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा, अक्टूबर एंड तक आपका ये पोर्शन पूरा हो रहा होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, स्टार्ट करें चैप्टर को, ठीक है। एक बार भाई बिल्कुल एकदम जोश में आ जाओ, ठीक है। सब कुछ टाल दो, सब कुछ छोड़ दो, सारी दुनियादारी खत्म, 11th क्लास में कितने भी पाप किए हो सब खत्म, 12th स्टार्ट हो चुका है। केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा, और फिजिक्स के तो उससे भी खतरनाक टीचर हमारे पास है, ठीक है, जिनको तो और भी बड़ा एक्सपीरियंस है, और भी ज्यादा उन्होंने लाइफ में काम किया फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन केमिस्ट्री बायो पे तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो बिल्कुल 100%, ठीक है। देखना, आप स्टार्ट करते हैं भाई चैप्टर को, कॉपी, पेन और वाटर बॉटल, ये 3 चीज लेकर के बैठनी है। 4 चीज भाई, 4 चीज देखो छूट गया, कॉपी, पेन, एनसीईआरटी की बुक और वाटर बॉटल, ये 4 चीज लेके तुमको यहाँ पर बैठनी है। बाकी का काम मेरा है, बस खाली सुनते जाओ और जितना बोलूं, जितना यहाँ पर लिखूं, उतना लिखते जाओ, बात खत्म। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के, ठीक है। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर आज का, देखते हैं भाई। अब अगर आपके स्कूल्स में चैप्टर स्टार्ट हो चुके होंगे, तो पहला चैप्टर हमारा एनसीईआरटी का क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, एक तो हमारा यहाँ पे टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स टू मैनकाइंड, लेकिन पहले मैं इसको तोड़ता हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप सभी लोग बच्चों ने पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ अगर मैं लिखूं तो लिखते रहना भाई, साथ साथ में लिखोगे तो मजा आएगा, ठीक है। कुछ छूट जाए तो छोड़ देना, मैं हट जाऊंगा, लास्ट में आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, ठीक है। क्या है तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जहां पर क्या हो,
2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। और एक बड़ी खासियत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या होती है, अगर तुमने पढ़ रखा है तो, एक बहुत बड़ी खासियत क्या होती है, वेरिएशन इज सीन या फिर वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड। अब इसको मैं अभी समझाऊंगा भी, वेरिएशन का मतलब क्या है। 10th क्लास सभी पास करके आए हो, ठीक है। वेरिएशन हम लोग 10th क्लास में ही हल्का हल्का पढ़ लेते हैं, हालांकि 12th में तो एकदम डीप एकदम डेप्थ में आएगा वेरिएशन, ठीक है। जेनेटिक्स, अब देखो मैं तुमको बताता हूँ एक चीज और, थोड़ा सा यहाँ से बाहर जाऊंगा। 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट जेनेटिक्स, ठीक है। थोड़ा सा लोग इसको टफ बोलते हैं, वो बात ठीक है, चलो टफ होगा भाई, 12th में आ चुकी हो चीजें जो टफ रहेंगी रहेंगी। अब आसान है थोड़ी है कि ABCDEFG जैसे मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा चीजें टफ रहेंगी, लेकिन उसको इतना इंपॉर्टेंट है और इतना मजेदार है भाई। जेनेटिक्स 12th का सबसे खूबसूरत चैप्टर है, इतना अपनी बॉडी के बारे में तुम उसमें जान जाओगे बिल्कुल डेप्थ में जाकर के। मैं तुमको CID ऑफिसर बना दूंगा जेनेटिक्स पढ़ा करके, तुमको मैं CID ऑफिसर बना दूंगा जेनेटिक्स पढ़ा करके, तो उतना डेप्थ में हम लोग जाएंगे, इतना मजा आएगा, ठीक है। तो वो बात अलग है, फिलहाल अभी हम लोग रिप्रोडक्शन को देख रहे हैं, वो भी एक बहुत ही आपका बहुत ज्यादा पसंदीदा चैप्टर है, उसको भी हम लोग फिलहाल अभी यहाँ पर देखते हैं। तो क्या लिखा है, वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा समय लो, 30 सेकंड का, और सोचो वेरिएशन का मतलब क्या है। एक बार 10th क्लास में जाओ, क्योंकि हम लोग वेरिएशन 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक बार वहां पर जाओ और मुझे वहां से फिर लौट कर कहना, मुझे बताना वेरिएशन क्या होता है। 30 सेकंड का टाइम है, चलो बताओ। अगर मैं तुमको यहाँ पर 30 का 15 सेकंड तो अपने हो ही चुके, 15 और ले लो, ये लो 15 सेकंड, 12 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, चलो भाई ज़्यादा आगे बढ़ गया, 3, 2, 1, खत्म, ठीक है। घंटी बज गई। अब मैं तुमको बताता हूँ, जो तुमने सोचा है एक बार मेरे वाले से क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। एक बार देख लेना सही है कि गलत है, हालांकि तुम्हारा सही होगा, मुझे पता है, तुम बहुत पढ़ने वाले बच्चे। सोचना मेरी बात। वेरिएशन का मतलब क्या, हिंदी में पहले बोल रहा हूँ, इंग्लिश में उसको मैं भी यहाँ पे लिख दूंगा। पेरेंट्स में और ऑफ स्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स में डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। सिंपल बात, जो भी कैरेक्टर्स में क्या है डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। सिंपल है, इतना ही आसान है, ठीक है। अगर तुम पेरेंट्स को देखो, ठीक है, और उनके बच्चों को देखो, तो पेरेंट्स और बच्चे आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। और अगर आइडेंटिकल नहीं होते हैं, उसका मतलब क्या, आइडेंटिकल का मतलब ही क्या होता है कि सेम टू सेम। पेरेंट्स और बच्चे आइडेंटिकल नहीं होते, मतलब पेरेंट्स और बच्चे सेम टू सेम नहीं होते हैं, नहीं होते हैं सेम टू सेम, तो उनमें क्या होता होगा, कुछ ना कुछ अंतर होता होगा, उसी अंतर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन बोल रहे हैं। एज सिंपल एज दैट, उसी अंतर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन बोल रहे हैं। यानी कि वेरिएशन का मतलब ही क्या है, यहाँ का मैं लिखूँ तो, ठीक है। अभी यहाँ पे अच्छा ये थोड़ा दिक्कत होगी क्या, कहाँ ऊपर भाग जाता है यार, सबसे बड़ी झंझट तो यही है, ठीक। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में कहीं लिखूँ, तो वहाँ पे तो हमको लिखना है रिप्रोडक्शन के बारे में, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा इतने में, यहाँ लिखता हूँ वेरिएशन के बारे में, अलग पेन से लिखूंगा थोड़ा सा। और भाई एक्साइटमेंट कम मत करना, ठीक है। पूरे साल जितना जोश तुमको आज है पहली क्लास में है, उतना ही जोश पूरे साल बना करके रखना है, जोश कम मत होने देना। जिस दिन तुम्हारा जोश कम होगा उस दिन याद रखना कि तुमने कैसे शुरू किया था, ठीक है। क्योंकि शुरू हम हमेशा बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे 1 हफ्ता होगा, 2 हफ्ता होगा, 3 हफ्ता होगा, देखना अगर वीडियो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें 150 व्यूज आते हैं, लेकिन जब खत्म करेंगे तो 4 व्यूज आते हैं आखिरी में। तो वो चीज दिखती है भाई, ये हर किसी का होता है कि आपका आगे बढ़ते रहोगे, स्टार्टिंग में मोटिवेशन बहुत तगड़ा होता है, एकदम जोश में होते हैं बच्चे, धीरे धीरे जोश कम हो जाता है। तो जब भी तुम्हारा जोश कम होने वाला हो, जिस दिन ये मन में आए कि आज लेक्चर नहीं देखते हैं सर का, उस दिन याद रखना कि तुमने शुरू कैसे किया था, ठीक है। और ये होने वाला, मैं तुमको बोल दे रहा हूँ अभी से, ठीक है। बहुत टफ है, 8, 9, 10 महीना लगातार सेम एनर्जी के साथ पढ़ना बहुत टफ होता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि कभी अगर एनर्जी लो हो, कभी अगर मन ना करे, तो याद रखना कि तुमने शुरू कैसे किया था, ठीक है। तो इसी को याद रखना। अब देखो वेरिएशन का मतलब क्या है, द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स, द डिफरेंस इन कैरेक्टर्स बिटवीन, BW का मतलब क्या है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है, उनके बच्चे, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। या फिर हम लोग बोलते हैं द डिग्री ऑफ डिफरेंस, ऐसे कुछ बोलते हैं, लेकिन ये भी आपका सही है। द डिफरेंस इन कैरेक्टर, मैं चाहता हूँ चीजों को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लिखूं, ठीक है, कि आपकी चीजें आपके तक पहुंच पाए मेरी। तो क्या लिखा है, द डिफरेंस इन कैरेक्टर बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। सिंपल बात हो गई। अब देखना क्या हुआ तुम्हारा, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, बचपन में तुम लोग पढ़ करके आए हुए चीजें को,
री का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको तोड़ूं ऐसे करके तो बायोलॉजी की खूबसूरती क्या है भाई, हर एक वर्ड को हम लोग तोड़ सकते हैं, हर एक वर्ड को हम लोग तोड़ सकते हैं। सेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, जिसमें दो सेक्स इन्वॉल्व हो, एक मेल और एक फीमेल। वैसे यहाँ पे देखो अलग पेन से लिखूंगा कि चीजें दिखे थोड़ा सा, देखो री, पेन ही नहीं अलग हो रहा है। री का मतलब क्या है, अगेन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस, फिर से प्रोड्यूस करना अपनी तरह, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपनी तरह एक नया फिर से प्रोड्यूस करना, उसी को टू प्रोडक्शन नहीं भाई, टू प्रोड्यूस। कुछ का कुछ हो जा रहा है, टू, अरे यार, टू प्रोड्यूस मतलब क्या है, अपनी तरह फिर से प्रोड्यूस करना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल बातें यहाँ पे चल रही हैं, बहुत ज्यादा कुछ चीजें अभी टफ नहीं हो पाई हैं हमारी। ये तुम्हारा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। इसको अब तुम लिख लेना। पहले मैं यहाँ पर एक और हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स टू मैनकाइंड। अब ये बच्चों वाली बात है, ये हम लोग 7th क्लास से 7th की एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग बच्चों में पढ़ते हुए आते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल अब चैप्टर एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, कोई बच्चा बोलेगा क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है प्लांट से, जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो प्लांट से मिलती है। दूसरा क्या, हमको फूड मिलता है प्लांट से। फिर क्या है, बताओ भाई सोचो, वुड मिलता है प्लांट से, वुड, फाइबर मिलता है प्लांट से। ठीक है, फाइबर की स्पेलिंग क्या होती है, दोनों ही फाइबर की स्पेलिंग है, फाइबर मिलता है प्लांट से। और बताओ और कुछ बचा है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं यहाँ पे, इसलिए क्या लिखूंगा, एक्सेट्रा। अब ये सवाल नहीं वो पूछेगा, ठीक है, बच्चे नहीं हो छोटे से कि ये सवाल पूछेगा कि राइट एनी 3 थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ऐसा वो कुछ नहीं पूछने वाला है। लेकिन हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करें तो कुछ चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। एक बार मैं इसको हटता हूँ और इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट तुरंत अभी तुरंत खींच लेंगे। ठीक है, थोड़ा मैं हट गया, देखो 2 मिनट के लिए, 3 तक मैं गिनूंगा, 1 2। एक बार फिर से भाई थोड़ा सा, ठीक है, फोन में आगे जो दिक्कत, टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ हुई थी वो अब दूर हो चुकी है। तो क्या है, अगर स्क्रीनशॉट बच्चे ना खींच पाए हो, एक बार खींच लेना स्क्रीनशॉट, पॉज कर लो वीडियो को, 3 तक मैं काउंट करूंगा हमेशा, 1 2 और मेरा 3 हो गया। ठीक है, अब आप इसको आगे बढ़ जाएंगे। अब देखना क्या है टॉपिक हमारा, नीड फॉर कॉन्टिन्यूअस रिप्रोडक्शन। प्लांट्स को लगातार रिप्रोड्यूस करने की नीड क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन अगर रुक गया तो उससे दिक्कत क्या होगी, सबसे पहली दिक्कत, ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन रुक गया, ठीक है, सिंपल बात, एनसीईआरटी की लाइन है, मैं तुमको बताता हूँ एनसीईआरटी क्या लाइन है। एनसीईआरटी में लिखा है हर एक इंडिविजुअल को मरना है विदाउट एनी फेल। ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा था एवरी, अब इंग्लिश में बोल रहा हूँ, एवरी इंडिविजुअल विल डाई विदाउट एनी फेल। हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को मरना है बिना किसी गलती के, मतलब ऐसा नहीं कि जो ऊपर मतलब बैठा है खुदा, ईश्वर, भगवान, जो भी आप बोलते हैं उसको, वो डेथ मतलब क्या है, डेथ आपकी लाइफ का सच है। ठीक है, डेथ इज द ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ। ठीक है, जो जिंदगी का सबसे बड़ा सच है वो क्या है, डेथ है। हर किसी को मरना है बिना किसी गलती के, ऐसा नहीं कोई मिस हो जाएगा, जाना ऊपर हर किसी को है। ठीक है, तो अब क्या लिखा है, बट स्पीसीज विल कंटिन्यू टू सर्वाइव, मतलब क्या है, एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल तो मर जाएगा लेकिन उसकी स्पीसीज खत्म नहीं होगी। अब स्पीसीज सर्वाइव कैसे कर रही है, सीधा आंसर क्या है, रिप्रोडक्शन। तो अगर प्लांट्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो एक पार्टिकुलर प्लांट की स्पीसीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक प्लांट को तो मरना ही मरना है, वो तो कहीं ना कहीं मरेगा, लेकिन उसकी स्पीसीज, उसकी पूरी प्रजाति वो तो चलती रहेगी। क्यों चल रही है, रिप्रोडक्शन की वजह से। तो क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, आप क्या लिखा, नीड फॉर कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन। अब क्या लिखो, इफ देयर विल बी नो रिप्रोडक्शन, या फिर रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा, या फिर रिप्रोडक्शन रुक जाएगा या फिर धीरे धीरे होगा। ठीक है, इफ देयर विल बी नो रिप्रोडक्शन, द स्पीसीज ऑफ दैट पार्टिकुलर प्लांट, या फिर किसी भी प्लांट की, या फिर सिर्फ प्लांट की स्पीसीज को होगा क्या था, स्पीसीज ऑफ दैट पार्टिकुलर प्लांट विल बी एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, विल बी एक्सटिंक्ट मतलब क्या है, अगर रिप्रोडक्शन रुक गया तो उस पार्टिकुलर प्लांट की सारी स्पीसीज क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अगला देखना, अब अभी हमने क्या यहाँ पे नोट किया था, क्या लिखा था यहाँ पे देखो,
प्लांट से हमको सब चीजें मिल रही हैं और भी तमाम चीजें हैं, ठीक है, तमाम चीजें हम लोग को प्लांट, सिर्फ अगर हम लोग फ्लावर की बात करें तो फ्लावर से हमको इतना कुछ मिल रहा है, प्लांट की तो बातें लगे, फ्रूट्स खाना पीना सब कुछ झंझट हमको प्लांट से मिल रही है। तो अगर ये सब चीजें हमको मिलना बंद हो जाएगी, अब इनको फिर से मैं वहां पर नहीं लिखूंगा, अब मैं देखो ऐसे लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, इफ देयर विल बी, इसको मैं थोड़ा लूंगा, ठीक है, ये पूरा ले लेगा, जानता ही था मैं, ठीक है, देखना, चलो हटाओ इसको, वी विल, क्या दिक्कत है कि वी विल नॉट गेट मैनी इसेंशियल सब्सटेंस, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हमारे लिए क्या है, इसेंशियल हैं, मैनी इसेंशियल सब्सटेंस if there will be, if there will not be, if there will not be कॉन्टिन्यूअस रिप्रोडक्शन, अगर कॉन्टिन्यूअस रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जो क्या है बहुत ज़्यादा इसेंशियल है वो हमको मिलेंगे नहीं। इफ देयर विल नॉट बी कॉन्टिन्यूअस रिप्रोडक्शन, सिंपल बात है, ठीक है, ये तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे लाइन हो चुकी है। और देना फिर क्या अगला हमारा, हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते रहो तो और भी अच्छी बात है, ले भी सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 2 3 चलो बढ़ते हैं आगे। अब क्या लिखा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मोड का मतलब क्या होता है, वे, क्या होता है वे, मतलब प्लांट किन किन तरीकों से रिप्रोडक्शन करता, देखो तो यहाँ पे मोड में क्या लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, पीले से ही लिखता हूँ, मोड का मतलब क्या है, मोड से मतलब क्या होता है, वे होता है, वे ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब तुमने पढ़ा होगा दो मेनली तुम्हारे वे आपने पढ़े होंगे अपनी क्लास में, क्या क्या पढ़ा होगा, एक क्या है तुम्हारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल, ये क्या लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन, सब मैनेज कर लेना भाई, थोड़ा बहुत शॉर्टकट में चल जाएगा, उतना तुम लोग पढ़े लिखे हो। सेकंड क्या है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या है ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो तरीके हैं प्लांट्स के पास रिप्रोड्यूस करने के लिए। अब ए सेक्सुअल में बहुत सारे टाइप आते हैं, उतना अंदर हमको नहीं घुसना है क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, तो हमको सेक्सुअल वाले के डीप में डेप्थ में जाना है, ए सेक्सुअल के डेप्थ में हमको नहीं जाना है, ठीक है। देखना अब इसका अगर डेफिनेशन लिखे तो ए सेक्सुअल मतलब क्या है, जहां पर दो सेक्स इन्वॉल्व ना हो, मतलब क्या है जब रिप्रोडक्शन प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब फ्लावर को छोड़ करके, फ्लावर को छोड़ करके प्लांट के सारे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। तो क्या है जब रिप्रोडक्शन प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट से हो रहा हो जैसे तुम्हारा प्लांट सॉरी फ्लावर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल बात है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ उस चीज को, लिखना इंपॉर्टेंट है भाई, लिखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। देखना भाई, इफ रिप्रोडक्शन इज taking place through, if reproduction is taking place through any vegetative part of plant, any vegetative part of, अगर प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल वेजिटेटिव पार्ट मतलब क्या हो गया, यहाँ अगर मैं लिखूँ तो वेजिटेटिव पार्ट मतलब आपका कुछ भी फ्लावर को छोड़ के, रूट हो गया तुम्हारा, स्टेम हो गया आपका, लीव्स हो गए, सबके सब क्या है वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब देखो क्या लिख दिया फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो इसमें क्या होगा तुम्हारा इफ, अब इसमें से मैं ले आता हूँ मैं उठा के, ठीक है, बाकी तुम अपना स्क्रीनशॉट खींचना, तुमको भी अभी नहीं लिखना है। क्लोन बनाते हैं भाई, थोड़ा सा चीज़ों को टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे, हर जगह मजदूरी क्यों करनी है। चलो, टेकिंग थ्रू रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट मतलब कि आपका फ्लावर, ब्रैकेट तक नहीं मिटाऊंगा भाई, ब्रैकेट तक नहीं मिटाऊंगा, देखो तो टेक्नोलॉजी का इतना गंदा यूज मैं करता हूँ। देखो ऐसा, इफ रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस थ्रू रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, वो कौन है, अब देखो इस ब्रैकेट में मुझे पूरा करना है और हमारे पास शब्द एक ही है तो कुछ उसको ऐसे ऐसे लिखेंगे, देखो पूरा ब्रैकेट में आ गया कि नहीं, ये सब भाई कला है, ये कला तुम्हारे अंदर आ जाएगी अगर मुझसे पढ़ोगे तो 2-4-8 महीना पढ़ लो, बायोलॉजी केमिस्ट्री तो सिखा ही दूंगा और तुमको कलाकार बना दूंगा, ठीक है, कलाकार बना दूंगा। देखो क्या लिखा है,
If reproduction is taking place through reproductive part of the plant, that is flower. If reproduction is taking place through any vegetative part of the plant, that is root, stem और leaves, या फिर कुछ भी आपका हो सकता है जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो प्लांट का पार्ट। आगे बढ़ेंगे कि नहीं? पहले गिन लूं, स्क्रीन शॉट ले लो। 1 2 3। चलो अब क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर। प्लांट के अंदर फ्लावर बनता ही क्यों है? ठीक है, प्लांट के अंदर फ्लावर, थोड़ा सा भाई अभी पैर वैर काम नहीं कर रहा है, लेग डे था कल, और लेग डे में आपको पता ही है क्या हाल होता है, लेग डे में लेग खत्म हो जाता है, ठीक है, कुछ बचता नहीं है लेग में, तो इसलिए अभी थोड़ा सा मैं खड़े होने की स्थिति में हूँ नहीं उतना अच्छे से फिलहाल, लेकिन फिर भी आपके सामने खड़ा हूँ क्योंकि आपको पढ़ाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते हैं, ठीक है, हम वो लोग नहीं है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, हमको अपना काम करना ईमानदारी से आता है, ठीक है। अब देखना भाई क्या लिखा, फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर कैसे बनता है प्लांट में, देखना भाई, इसमें बहुत ज्यादा तुमको अभी नहीं कुछ लिखना है, ये कैसे बनता है पूरा बनने का ही प्रोसेस हमको अभी देखना है चैप्टर में, लेकिन अब देखना थोड़ा चीजों को। प्लांट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, मतलब उसके स्ट्रक्चर में चेंज होता है, और बहुत सारे प्लांट के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसीलिए फ्लावर बनता है, ठीक है। तो आपको देखना है फ्लावर क्यों बनता है, कैसे बनता है, बिकॉज ऑफ सम स्ट्रक्चरल चेंज एंड हार्मोनल चेंजेस इन द प्लांट। सिंपल लाइन इसमें तुमको लिखनी है, क्या लिखा है, प्लांट पहले फॉर्मेशन लिखो, फॉर्मेशन, यार इस बीच में बड़ा बेकार लगता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर अकर्स, लाइट आ गई भाई, अकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल, ये भाई एंड है, ठीक है, तुम अपने नोट्स में एंड को एंड लिखोगे, मतलब एंड को एंड मतलब क्या है, ये वाला एंड लिखोगे, याद रखना। कई बार हो जाता है गलती से मैं ये वाला एंड लिख दूं, लेकिन तुमको अपने नोट्स में वही वाला एंड लिखना है, ये वाला एंड लिखना है पूरा वाला, क्योंकि होगा क्या, अगर तुम नोट्स में लिखोगे शॉर्टकट तो तुम्हारी हैबिट हो जाएगी, और हैबिट से दिक्कत क्या होगी कि आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिख करके आ जाएंगे शॉर्टकट, ठीक है, तो और उसमें नंबर भाई वो लोग काट लेंगे, अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा होगा तो नहीं काटेगा। ज्यादातर क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है ना भाई, मतलब दिल पे मत लेना, किसी के घर में एग्जामिनर्स हैं तो ज्यादातर क्या होता है कि एग्जामिनर बड़ा स्ट्रिक्टली कॉपी को चेक करते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि कुछ भी गलती, उन लोगों को मौका मत दो भाई। अब देखो तुम जा रहे हो 100% पढ़ करके, ठीक है, तुमने पूरी पढ़ाई किया 8 9 10 महीना तुमने एकदम आग लगा दी है, और ये सब गलती अगर तुम कर दोगे तो नंबर कट जाएगा, फालतू में बड़ा दुख होगा, ठीक है, तो इस तरह का आप काम ना करें। मैं ट्राई करूंगा कि मैं एंड को ऐसे ही लिखूं, क्योंकि मैंने चाहता कि तुम्हारी हैबिट खराब हो, इसलिए मैं ऐसे ही लिखूंगा, लेकिन कभी गलती से अगर लिख दिया तो भाई तुम मत करना, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर अकर्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस इनसाइड द प्लांट। तो प्लांट के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, इसी वजह से फ्लावर की फॉर्मेशन होती है। अब देखना पार्ट्स ऑफ फ्लावर, आपको पता है प्लांट के अंदर भी दो तरह के पार्ट्स थे, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, वैसे फ्लावर के अंदर भी दो तरह के पार्ट है। अब देखो फ्लावर क्या है, इट इज, पीले से नहीं लिखूंगा, हाँ रेड से लिखता हूँ, इट इज रिप्रोडक्टिव। अरे यार गायब हो जाता है भाई, बड़ा गुस्सा आता है यार, ये दिमाग खराब करने वाली बात है कि नहीं, थोड़ा सा हाथ लग जाए तो। इट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर खुद क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, लेकिन फ्लावर के अंदर भी दो तरह के पार्ट है, कौन है, वेजिटेटिव, फिर कौन है आपका रिप्रोडक्टिव। देखना जैसे वेजिटेटिव पार्ट में कौन कौन आता है, सबके बारे में बात करेंगे। सेपल्स हो गए आपके, रिसेप्टिकल्स हो गए, और फिर क्या हो गए तुम्हारे पेटल्स हो गए। वैसे ही क्या है, स्टेमन आ गया, और क्या गया तुम्हारा पिस्टिल, किसमें आ गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ गया। पिस्टिल को हम लोग प्यार से और क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, ठीक है। 2 मिनट का आप मुझे समय दें, इसमें कुछ ठीक है अक्रेंस है, ठीक है, तो मैं फिर से चाहूँगा भाई सबसे सॉरी बोलना, क्योंकि कितना भी आप कुछ भी करें लाइफ में, लेकिन आप टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं बच सकते। जितना ज़्यादा चीज़ें एडवांस हो रही हैं उतना तक क्या हो जा रहा है, प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं भाई, ठीक है। छोटा वाला फ़ोन अगर किसी के पास होगा, या फिर आपने देखा होगा पहले छोटे वाले जो फ़ोन होते थे 1300 के, 1500 के, 1200 के, उन फ़ोन को 3 4 4 5 5 10 10 साल तक करो यूज़, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। अब हमारा आ गया है आईफोन 16 14 15 सैमसंग ये सब आ चुका है। इसमें क्या है, 60,000 का फोन तुम खरीद रहे हो, 80,000 खरीद रहे हो, 1.5 लाख का फोन लोग खरीद रहे हैं, 1 महीने में खराब हो जा रहा है, एक बार अगर टूट गया, स्क्रीन टूट गई तो आपका 20,000 रुपये का खर्चा, ठीक है। तो जितना चीजें टेक्निकल हो रही हैं, मतलब अच्छी बात है अगर हो रही है टेक्निकल, लेकिन प्रॉब्लम्स भी, खर्चे भी उतना आपके बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि अभी देखो लेक्चर के बीच में 2 बार हमको क्या हो गया, डिस्टर्बेंस मिल गया, तो ये सब बातें हैं।
अब देखना क्या लिख दिया, फ्लावर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो फ्लावर क्या है तुम्हारा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, प्लांट का। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हमने पढ़ लिया। अब जो फ्लावर के अंदर 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दी 4 मेजर, द 4 मेजर पार्ट्स ऑफ प्लांट, ऑफ फ्लावर, सॉरी, ऑफ फ्लावर। अरे यार ये चलता नहीं कई बार। द 4 मेजर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर नोन एज, ठीक है, नोन एज वल्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वल्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो 4 मेजर पार्ट है प्लांट के, फ्लावर के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वल्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, याद करने वाली चीज़ है ये आपकी। और देखो उसमें कौन कौन से 4 मेजर पार्ट है, कैलिक्स हो गया तुम्हारा पहला, कोरोला हो गया आपका दूसरा, एंड्रोशियम आपका वहीं कहीं तीसरा है, और गाइनोशियम क्या है आपका चौथा है। पीले कलर से लिखूंगा, ठीक है, मेरा फेवरेट कलर है पीला लिखने के लिए, वैसे जनरली नहीं, जनरली पीला कलर बिल्कुल मेरा फेवरेट नहीं है। तो क्या लिखा है तुम्हारा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। हमारे पास यहाँ पर डायग्राम भी है, देखो क्या तुमको यहाँ पे कैलिक्स कहीं पे दिख रहा है, दिख रहा है तो बताओ। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे कैलिक्स दिख रहा है या फिर कोरोला दिख रहा है, ऐसा कुछ अगर तुमको दिख रहा है तो मुझे बताओ, क्या तुमको यहाँ पे मिला कैलिक्स, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि कैलिक्स क्या है, एक कलेक्टिव नेम है। ठीक है, कैलिक्स क्या है, एक कलेक्टिव नेम दिया गया, सबको मिला करके बोला गया कैलिक्स। किसको, सबको, इन सारे के सारे सेपल्स को मिला के, सेपल्स जो आपकी ये ग्रीन पार्ट है, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सबको नहीं, ये नहीं भाई, इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। यहाँ में क्या लिखूंगा, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स, या फिर ऑल द सेपल्स ऑफ अ पार्टिकुलर फ्लावर आर टुगेदर नोन एज कैलिक्स। दोनों डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, दोनों की दोनों क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखना कोरोला क्या है, यहाँ लिखूंगा थोड़ा सा नीचे करके। अब देखो तुम पेटल्स देखो, पेटल्स ये जो आपके कलरफुल पार्ट्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। और सारे पेटल्स को मिला के, किसी प्लांट के, किसी फ्लावर के सारे पेटल्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। कोरोना क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ petals of a flower are known as, या फिर is known as, ग्रुप हो गया तो आपका इजी लगेगा, ठीक है, अंग्रेजी भी आती है भाई, is known as करोला, कोरोला जो बोलो तुम, ठीक है, कोरोला। बात ही खत्म हो गई। अब देखो एंड्रोशियम क्या है तुम्हारा, देखना भाई मैं तुमको दिखा रहा हूँ, क्या लिखा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब फ्लावर के अंदर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। ठीक है, अब वो हो सकता है कि मेल सिर्फ हो सकता है सिर्फ फीमेल हो, या फिर दोनों हो, अलग बात है। ठीक है, लेकिन मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी वहां पर आपका प्रेजेंट होता है, दोनों एक साथ भी हो सकता है और दोनों सेपरेटली भी हो सकता है। तो क्या है, मेल पार्ट क्या है तुम्हारा, एंड्रोशियम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम मतलब क्या है, जैसे ये तुम्हारा कलेक्टिव नेम था। ठीक है, सारे सेपल्स को मिला दिया तो क्या बोल दिया, कैलिक्स। वैसे क्या है, सारे मेल पार्ट को जब मिला दिया तो हमने क्या बोला, एंड्रोशियम बोला। स्टेमन क्या है तुम्हारा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, फ्लावर का, और सारे स्टेमन को कलेक्टिव नेम जो दिया गया वो क्या दिया गया है, एंड्रोशियम। देखना देखो भाई, ये तुम्हारा क्या है, ये जो आपका ये जो है, ये हम लोग मेल के लिए लिखते हैं। ये सिंबल तुम्हारा बहुत काम आएगा अभी रिप्रोडक्शन में। ये किसके लिए हम लोग लिखते हैं, मेल के लिए हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और ये क्या है तुम्हारा, फीमेल के लिए। ये एक औरत देखो, ये औरत है, पहचान लो। ठीक है, तो ये क्या आपका फीमेल और ये क्या है, मेल। तो स्टेमन क्या है तुम्हारा, स्टेमन में 2 पार्ट है, एक आपका एंथर है, ये जो पीले कलर का है, और ये जो आपका डंडी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अगला क्या है तुम्हारा, गाइनोशियम, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या इसमें आता है देखना, पिस्टिल क्या है तुम्हारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, लाल कलर का पेन ले लेता हूँ भाई, कुछ दिख नहीं रहा होगा। तो क्या है, पिस्टिल क्या है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, पिस्टिल है। अब पिस्टिल में ही 3 पार्ट्स हैं, सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर ये वाला जो आपका है स्टाइल, और ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के अंदर क्या होता है तुम्हारा, ओव्यूल होता है। ठीक है, तो ये आपको होना चाहिए यहाँ पे। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पल विद स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इन सबको पढ़ने वाले डिटेल में, इसलिए बहुत अंदर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, डिटेल में सब पढ़ेंगे आराम से भाई जब टाइम आएगा। अब देखो क्या लिख दिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, चलो
इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट होंगे, क्या क्या हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या है, एनसीईआरटी ने प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन से पहले का स्टेज। दूसरा क्या है, फर्टिलाइजेशन स्टेज, और तीसरा क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, अब ये स्ट्रक्चर ऐसे इवेंट्स बढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है, क्या क्या होता है, क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थोड़ा बाहर चल रही है हवा और पता नहीं कहां से आंख में पता नहीं क्या आ रहा है, देखो क्या लिखा, द इवेंट्स, इवेंट्स मतलब जो भी आपका काम हो रहे हैं, हैपनिंग बिफोर फर्टिलाइजेशन, जो भी चीजें क्या हुई हैं, जो फर्टिलाइजेशन के पहले हुई हैं, उनको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या होगा, द स्टेज एट विच, वो स्टेज फ्लावर में जहां पर क्या हो, एट विच फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, द स्टेज एट विच फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फिर देखो आखिरी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट का मतलब क्या होता है, आफ्टर होता है, मतलब द इवेंट्स हैपनिंग, या फिर जो जो चेंजेस आए हैं, द चेंजेस दैट हैज, द चेंजेस दैट हैज टेकन प्लेस, टेकन प्लेस, ये पी है भाई, ठीक है, प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वो इवेंट जो क्या हुए हों, फर्टिलाइजेशन के बाद हुए हों, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो देखना भाई बड़े ध्यान से, प्री का मतलब क्या, पहले प्री का मतलब ही क्या होता है, बायोलॉजी, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, हर जगह प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर होता है, इतना हालांकि तुमको पता भी होगा। और पोस्ट का मतलब क्या होता है, आफ्टर होता है, क्या होता है, आफ्टर होता है, इतना आपको हालांकि पता होगा, ठीक है। तो नाम से आप जान जाएंगे, अगर कोई तुमको बोला है प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले जो जो होगा उसको यहाँ पढ़ लेंगे, फर्टिलाइजेशन के टाइम जो जो होगा उसको यहाँ पढ़ लेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जो होगा उसको हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। सिंपल बात है, तुमको इतना पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है, अरे क्यों नहीं पता होगा। अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो एक चीज लिखूंगा, तुम समझ गए होगे यहीं से क्या लिखूंगा, छोटा सा लेक्चर, छोटा मतलब क्या होगा, मुझे लग रहा है 30-40 मिनट का तो हो गया होगा, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया है। अब तुम मुझे बताना कमेंट करके कैसा लगा लेक्चर, क्या क्या तुमको इसमें से चेंजेस चाहिए। अगले क्लास से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को भी रखने वाले हैं, तो आपके पास क्वेश्चंस भी होंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल घबराना मत भाई, हर एक चीज सवाल से लेके एनसीईआरटी से लेके सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, साथ में चलते रहो, बहुत आगे तक जाएंगे। 8 महीने में तुम्हारा ये कोर्स पूरा हो रहा होगा। बस एक चीज याद रखना मेरी, जितना जोश तुम्हारे अंदर आज है उतना ही जोश आखिरी तक रखना। मैंने मेरे सामने देखा बच्चों को भटकते हुए, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में बिल्कुल एकदम ले आते हैं 90%, 95%, आखिरी में जा जाते भाई 50% आ रहा है, 60% आ रहा है, मुश्किल से पास हो रहे हैं। ये वाला काम मत करना। जो जोश तुम्हारे अंदर अभी है उस जोश को आखिरी दम तक रखना, बहुत आगे जाओगे भाई, काम करेंगे मिल करके और अपना ग्रो करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ से चलता हूँ, थैंक यू है, और थैंक यू गाइस, चलते हैं फिर मिलेंगे आगे।